Hello students, welcome to GATE Academy. Today we are going to solve some questions about the electric potential. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में आते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस -4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 2 -1 3, 0 4 -2 and at origin respectively. Find the potential at point -1 5 and 2. ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, उसकी वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है. तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो अगर मैं इसको एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं. मान लीजिए इस तरीके से ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं. ठीक है, एक -4 माइक्रोकूलम है, सेकेंड आपके पास 5 माइक्रोकूलम है, थर्ड आपके पास 3 माइक्रोकूलम है. ठीक है, -4 माइक्रोकूलम कहां पे लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड एट 2 -1 3. 5 माइक्रोकूलम कहां पे लोकेटेड है? सो दैट इज लोकेटेड एट 0 4 -2 एंड दिस इज लोकेटेड एट ओरिजिन. ठीक, तो इसके कारण मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पे, मान लीजिए ये पॉइंट P है और जो कि -1 5 और 2 है, तो -1 5 एंड 2 पे मुझे पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है R1. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लेते हैं R2, और इस पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस है मान लो R3. ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज द पोटेंशियल इज गिवन बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. ठीक है, R क्या होता है? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वहां से चार्ज तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय R. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट डिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3. तो 3 डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा मुझे R1 R2 एंड V1 V2 एंड V3. सो वी विल राइट इट एज V इक्वल टू V1. V1 क्या हो जाएगा? तो दिस इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3. ठीक है, तो ये आपको पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 एंड Q3. सो इफ यू पुट द वैल्यूज, Q1 की वैल्यू है आपके पास -4 माइक्रोकूलम, सो -4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. R1 क्या है? तो R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P टू दिस -4. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं, देखो ये R1 कितना हो जाएगा? तो -1 और ये -2 कितना हो गया? -3 AX कैप. अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये -1 -3, क्योंकि ये हमारा फाइनल पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है. तो -1 -2 -3 हो गया, तो -3 AX कैप. 5 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया? 6, तो 6 AY कैप प्लस यहां से 2 -3 कितना हो गया? -1, तो -AZ कैप. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया R1. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं तो R1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा R1 विच इज √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. सो वी विल गेट √3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36 प्लस 9 49 एंड दिस इज 1, तो 46. तो इस तरीके से R1 कितना मिल गया? √46. क्लियर है? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है. अब मुझे यहां पे R2 निकालना पड़ेगा. ठीक है, प्लस Q2 कितना है? 5 माइक्रोकूलम, तो ये कितना हो गया? Q2 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब R2 कितना हो जाएगा? तो -1 0 कितना हो गया? -1 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर. ठीक, उसके बाद 5 -4 फिर से 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर, देन 2 माइनस ऑफ -2 मतलब कितना? 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर. ठीक है, प्लस Q3 कितना है? तो 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -1 है, -1 -0, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 - 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 - 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस मिल जाएगा -1, और ये 0 है तो -1 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अब ये टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, तो इसको हम लोग एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, -4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 46 प्लस 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपके पास 16, 17, 18, तो दिस इज रूट 18 प्लस 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 6 एंड 4 29, सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 29. तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस we will get the value of potential at this point -1, 5 and 2, and the value is, there is one mistake, that is 5 square 25, 2 square 20, ये 25 plus 4 29 and plus 1 30, this will be 30 na? So after solving this one we will get 10.21 kilovolt. So this will be the our final answer for this case. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये जो पोटेंशियल है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें हम लोगों ने कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिया है, और कांस्टेंट टर्म नहीं लेने का रीजन मैंने बताया था कि अगर हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा रेफरेंस है वो इनफाइनाइट है, तो हमको वहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, जिसमें अगर आपके पास डिफरेंट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड हैं तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो इन क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 नैनोकूलम इज लोकेटेड एट -340 while line y = 1 and z = 1 carries 2 nanocoulomb per meter. If v = 100 volt at point O 1 to 1, find voltage at point P -253. ठीक है, तो इस बार आपको दो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक लाइन चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज जो है, जो रेफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, कि किसी पॉइंट पे आपको दिया हुआ है कि वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों को जब आपको इनिशियल वैल्यू कुछ दी हो या कोई रेफरेंस वोल्टेज दिया हो, तो उस केस में हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हैं, और इनफाइनाइट पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग रेफरेंस क्या मानते हैं, 0 वोल्ट मानते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से कोई वैल्यू गिवन है तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा, तो मान लो मैं इसको Vp से डिनोट करता हूँ, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, प्लस और ड्यू टू लाइन चार्ज, तो मान लो VL। ठीक है, तो जो भी टोटल पोटेंशियल निकलेगा पॉइंट P पे, वो किसका किसका सम होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, तो एज फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस r। ठीक है, और लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, तो लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, सो दैट इज नथिंग बट rho L with minus sign 2 pi epsilon naught ln rho। ठीक है, तो ये होता है आपका पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे कि जो टोटल पोटेंशियल है हमको निकालना किस पॉइंट पे है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट -2, 5 and 3। ठीक है, बट ये जो हमारे पास जो चार्ज लोकेटेड है वो कहां पे है, -340 पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालना है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, -340 और -2, 5 और 3 का। ठीक है, और यहाँ पे लाइन चार्ज लोकेटेड है y = 1, z = 1 पे, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, रो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो हमारे पास, मैंने बोला अभी आपको कि आपको जब भी रेफरेंस दिया हो तो वहां पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस सी भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज होगा वो लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज का सम और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी प्रेजेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आर है, ठीक है, अब हम लोग आर कैलकुलेट करते हैं। देखो आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि रेफरेंस वोल्टेज है 100 वोल्ट, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, पहले तो ये कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे ये दो चीजें तो मिल जाएंगी, रो भी मिल जाएगा और आर भी मिल जाएगा, बट मुझे कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ, सपोज मुझे ये वी निकालना है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज व्हाट 5 नैनोकूलम, सो दिस इज 5 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई, ठीक है। और ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस r कितना हो जाएगा, सो द r विल बी -2 -3, कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं फिलहाल r, ठीक है, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सेपरेटली, ठीक है। और माइनस रो एल, तो माइनस रो एल, तो लाइन चार्ज कितना है 2 नैनोकूलम पर मीटर, तो दिस इज 2 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सो 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 बाई ln रो प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और r और रो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू ऑफ r क्या होगा, तो r इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जहां पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, पॉइंट P विच इज -2 5 3, और चार्ज कहां पे लोकेटेड है, चार्ज इज लोकेटेड एट -3 4 0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए, तो -2 माइनस ऑफ -3, तो कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया +1 का स्क्वायर, प्लस 5 - 4 कितना, फिर से +1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 0 कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 11, ठीक है। 1 + 1 2 और ये 9, 9 + 2 11, तो ये आ गया r, ठीक है। नाउ व्हाट इज रो, सो रो इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from line charge to point of interest, ठीक है। सो व्हाट विल बी रो, तो द रो विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अभी भी -2 5 और 3 है, तो -2 5 और 3, ठीक है, माइनस आपका जो लाइन है वो क्या है, तो लाइन इज y = 1 z = 1, तो अगेन यहाँ पे क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, तो x क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी -2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 1 और z भी 1 है, ठीक है। जो भी आपका वेरिएबल या दो डिफरेंट प्लेन दिए रहेंगे y और z, उसी की वैल्यू हमको यहाँ पे लेनी है, और जो थर्ड टर्म रहेगा, थर्ड वेरिएबल रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा दोनों ही पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी -2 है, तो यहाँ पे भी -2 ही रहेगा, और बाकी आपके पास y और z की वैल्यू दी हुई है, तो y और z की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो दिस विल बी √, ये -2 तो सेम हो गया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 माइनस ऑफ -2 0 हो गया, 5 - 1 कितना 4, प्लस 3 - 1 कितना 2, कितना आ गया √18, ठीक है। तो √18 आ गया। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है, उसमें अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं, तो देखो यहाँ पे r भी निकल गया और रो भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10⁻9 कैंसिल हो गया, और ये 4 पाई और ये कैंसिल होकर 9 हो गया, तो ये कितना आ गया 45, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू कितनी है √11, तो ये आ गया √11, क्लियर।
अब सेकेंड टर्म में देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे भी 10⁹ कैंसिल हो गया, और ये आपके पास 2 पाई और ये 18, ठीक है। तो ये 18 इंटू 2 कितना हो गया 36, तो 36 ln रूट 20, ये 20, ठीक है। 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, तो ये रूट 20 आ गया प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा पुटेड इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे फाइंड आउट करना है, बट इसको फाइंड करने के लिए मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ सी, तो कैलकुलेशन ऑफ सी मतलब कांस्टेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। अगर इसी पॉइंट चार्ज और इसी लाइन चार्ज की वजह से मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं इस पॉइंट O पे, तो वो पोटेंशियल कितना आएगा 100 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है दिस पॉइंट पे, ठीक है, 1 to 1 पे। तो 1 to 1 पे पोटेंशियल कितना है, तो दिस इज 100 वोल्ट, इट इज गिवन, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिख लेता हूं, चलो, पोटेंशियल एट पॉइंट O, ठीक है, इक्वल टू लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट कितना आ जाएगा पोटेंशियल 5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये r कौन सा डिस्टेंस है, इस बार ये जो r है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O एंड द पॉइंट -340, -340 और इस पॉइंट O के बीच का डिस्टेंस मैं ले रहा हूं r, या फिर इसको नए नोटेशन चेंज कर देते हैं, r डैश कर देते हैं, ठीक है। प्लस यहां पे लाइन चार्ज कितना है, तो 2 नैनो कूलम था, तो -2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln रो डैश, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो वो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r डैश की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हो। आपको निकालना है फाइनल पॉइंट O है आपका 1 to 1 और चार्ज लोकेटेड है आपके पास -340 पे, तो ये कितना आ जाएगा √1 माइनस ऑफ -3 मतलब +3, तो +3 हो गया मतलब 4 हो गया, और 2 माइनस ऑफ 4 तो कितना हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 + 4 20 और ये आ गया 21, ठीक है। इसी तरीके से आप रो डैश निकाल सकते हो। रो डैश आपके पास फाइनल पॉइंट क्या है 1 to 1, और यहां पे आपका लाइन चार्ज कहां पे प्लेस है y = 1 और z = 1 पे, तो x जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो तीनों ही पॉइंट क्या हो गए 1 हो गए, क्योंकि x तो कांस्टेंट रहेगा और y = 1 है और z = 1 है, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी रो की, रो डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1 0 हो गया, ये 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1, तो रो डैश और r डैश की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल है एट पॉइंट O 100, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई r डैश की वैल्यू कितनी आई है √21, so this is √21 plus -2 into 10⁻⁹ divided by 4 pi 2 pi 10⁻⁹ divided by 36 pi ln रो डैश की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया ये, अच्छा, और यहां पे प्लस c भी था, ठीक है, तो प्लस c भी है, तो ये कितना आ गया 5, ये कैंसिल हो गया, 9 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर चला गया कितना आ गया 45, तो दिस इज 45 डिवाइडेड बाय √21 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। द वैल्यू ऑफ c वुड बी 100 माइनस 45 डिवाइडेड बाय √21 विच इज अप्रोक्सीमेटली 90.18। तो ये आ गया आपका कांस्टेंट की वैल्यू 90.18, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 पे हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिसिंग थी, तो उस वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल V = 45 डिवाइडेड बाय √11 प्लस 36
ln √20 प्लस कांस्टेंट कितना 90.18. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द पोटेंशियल V इक्वल टू 49.825 वोल्ट. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P -2, 5 and 3. So we have next question number 3. In free space V equal to x square y z plus 3 volt, find electric field intensity at 3, 4, -6, and the second question is the charge within the cube 0 to 1 where x, y, z is varying from 0 to 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको देखो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो एक हमारे पास रिलेशन होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V. ठीक है, ग्रेडियंट हमेशा किसका निकालते हैं, स्केलर क्वांटिटी का, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, तो उस स्केलर क्वांटिटी का जब हम लोग ग्रेडियंट लेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलता है पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेने पे जो हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, तो ये रिलेशन है होता है एक, इसको आप नोट कर सकते हो. ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, electric field intensity at 3, 4, -6. So we have to calculate gradient of V. तो gradient of V क्या होगा, तो माइनस del V upon del x ax cap प्लस del V upon del y ay cap प्लस del V upon del z az cap. ठीक है, ये होगा gradient of V. मतलब आपको इस v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस ऑफ, जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 2xy. सो दिस इज 2xy z प्लस 3 ax कैप. ठीक है, प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y का एक ही टर्म है तो ये 1 हो जाएगा. तो ये कितना हो गया x स्क्वायर z प्लस 3 ay प्लस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा. सो दैट इज x स्क्वायर y az कैप. ठीक है, हमको कौन से पॉइंट पे निकालना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट एट पॉइंट P, सपोज 3, 4, -6. ठीक है, 3, 4, -6 पे हमको कैलकुलेट करना है. तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस x, y एंड z इन दिस इक्वेशन. सो वी विल गेट 2 × 3 × 4, z की वैल्यू है -6 तो -6 प्लस 3 ax कैप प्लस x स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, z प्लस 3 मतलब -6 प्लस 3 ये हो गया आपके पास ay कैप प्लस x स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और y, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू y दैट इज 4 az कैप. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं. तो ये आ गया -3, 4 × 3 हो गया 12 × 2, 24 × 3 कितना हो गया -72. तो ये -72 और ये माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ये हो गया 72 ax कैप. ठीक है, तो यहाँ पे -3 तो ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर इंटू -3 कितना हो गया -27 और माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो गया +27 ay कैप. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 36 माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो -36 az कैप वोल्ट पर मीटर. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछा है कि चार्ज विद इन द क्यूब. तो चार्ज क्या होता है, तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में होता है हमारे पास चार्ज इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस d डॉट ds. ठीक है, चार्ज ये हो गया आपका गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज एनक्लोज्ड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस d डॉट ds और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज rho v dv. ठीक है, तो ये होता है आपका गॉस लॉ या मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन
ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन हो गया, चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस और इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये होता है आपका मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म। अगर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का आपको डिफरेंशियल फॉर्म याद है तो वो क्या होता है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं D का डाइवर्जेंस निकाल के रो वी निकाल लूंगा तो रो वी को वॉल्यूम के अराउंड इंटीग्रेट करके मैं चार्ज निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं D का डाइवर्जेंस। तो पहले तो D लिखते हैं, तो वेक्टर D क्या होगा, तो D इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, और यहां पे आपको दिया हुआ है कि ये फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस है इसीलिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास E की वैल्यू है 72 AX कैप, सॉरी E की वैल्यू, ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे E की वैल्यू हमारे पास ये आया था। ठीक है, तो दैट इज, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं, ये आ गया आपके पास माइनस एप्सिलॉन नॉट 2XY Z प्लस 3 AX कैप प्लस एक्स स्क्वायर Z प्लस 3 AY कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई ए जेड कैप। ये हो गया आपके पास D। ठीक है, अब इसका मुझे डाइवर्जेंस निकालना है और ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ D ऑफ एनी वेक्टर दैट मींस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ dx, मतलब x कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और z कंपोनेंट को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे डाइवर्जेंस ऑफ D मिल जाएगा। अगर मैं x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, इस x कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे आएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट 2x z प्लस 3। ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें कोई भी y कंपोनेंट नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसमें इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें भी आपका z को कोई भी कंपोनेंट टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ D कितना आएगा, तो माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट x z प्लस 3। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट रो v फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ द चार्ज enclosed is given by integration over the volume rho v dv. So the charge enclosed, the total charge we can calculate, volume integration means triple integration, and rho v, so that is minus 2 epsilon naught x z plus 3, और ये हो जाएगा dx dy and dz। ठीक है, तो यहाँ पे x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, y is also varying from 0 to 1, z is also varying from 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, x टर्म को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। z वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा z स्क्वायर बाय 2 प्लस 3z लिमिट फ्रॉम 0 to 1, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा y, बिकॉज कोई भी टर्म नहीं है y का, तो आ जाएगा y 0 to 1। सो द चार्ज विल बी 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 1, 0 पे 0, और ये भी 1 माइनस 0। सो अल्टीमेटली ये आ रहा है माइनस एप्सिलॉन नॉट 1 by 2 plus 3, so that is minus 7 by 2, that is minus 3.5 epsilon naught coulombs। ठीक है, और after solving this one we will get minus 30.98, minus 30.98 pico coulomb। ठीक है, तो this is the our answer of our second question, minus 30.98 pico coulomb। Next है question number 4. A positive point charge Q is at the center of a spherical conducting shell of an inner radius Ri and outer radius R0. Determine electric field and potential as function of radial distance R। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस Q,
ठीक है, दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। तो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है यहां पे हमारे पास इस तरीके से, जिसका इनर रेडियस जो है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस जो है दैट इज आर आई, इसका इनर रेडियस जो है दैट इज आर आई, एंड द आउटर रेडियस इज आर नॉट। सो द आउटर रेडियस इज आर नॉट, इस तरीके से ये आर नॉट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो रीजन है ये पूरा कंडक्टिंग शेल है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक सेंटर पे पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है और आपका इनर ये कंडक्टिंग शेल है और इस कंडक्टिंग शेल का इनर रेडियस आर आई है और आउटर रेडियस आर नॉट है। डिटरमाइन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये कंडक्टिंग शेल है तो मान लो फर्स्ट हमको आउटसाइड में यहाँ निकालना है, मान लो फर्स्ट यहाँ पे निकालना है, सेकेंड मुझे इस कंडक्टिंग शेल में निकालना है और थर्ड मुझे इनसाइड दिस इनर रेडियस निकालना है। तो ये हमारा 3 केस है, 1, 2 और 3। ये तीनों पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1 by 1 केस 1 लेते हैं। तो केस 1, व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइंग आउटसाइड द आउटर रेडियस, आउटर शेल, मतलब इस पॉइंट 1 पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, जो कि डिस्टेंस r पे लोकेटेड है, ठीक है, और r की वैल्यू r नॉट से ग्रेटर है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो इसके लिए फिर से मैं एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये एक शेल बन गया, ठीक है, ये चार्ज प्लेस्ड है, इसका इनर रेडियस आर आई था, इसका आउटर रेडियस आर नॉट था, ठीक है। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस पॉइंट P पे मुझे कैलकुलेट करना है जो कि डिस्टेंस R पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ, और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग ये गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो क्लोज सरफेस होता है वो क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है। तो मुझे यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, दैट इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस गॉसियन सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा, और क्योंकि ये जो शेल है वो स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये जो सरफेस है ये भी क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे मैं डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूं तो डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटसाइड द सरफेस होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो नॉर्मल टू द सरफेस आउटसाइड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा। तो E और ds जो है वो सेम डायरेक्शन पे हैं। तो जब E और ds सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है, 0। तो दिस इज E ds cos 0, और ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है प्लस q, तो ये चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है, q दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्लोज सरफेस, तो इस स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया ये कितना होता है, तो स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई, और इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ किए हैं उसका रेडियस कितना है, r है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका केस 1 में व्हेन r इज ग्रेटर देन r नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल इज V1 सपोज, ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल पे निकाल रहे हैं वो हो गया V1। तो V1 क्या होता है, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 सपोज a टू b E डॉट dl, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कहां से लेके आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो हमारा रेफरेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि मैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक आ रहा हूं। तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक आ रहे हैं
तो ये आ गया आपका इनफाइनाइट टू पॉइंट P। तो पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा? R। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है? तो दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो दैट इज AR कैप, ठीक है, डॉट DR AR कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रेडियल डायरेक्शन में। सो पोटेंशियल V1 कितना हो जाएगा? सो दैट इज नथिंग बट माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, इसको इंटीग्रेट करेंगे Q, मतलब पहले सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट AR डॉट AR1 हो गया, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये हो गया DR, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/R, ठीक है, लिमिट फ्रॉम इनफाइनाइट टू R। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अपर लिमिट पुट किए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल V1 एट डिस्टेंस R, ठीक है। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एट डिस्टेंस R विच इज एट पॉइंट P, और ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन R इज ग्रेटर देन R0, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केस 2, व्हेन दिस R इज इन बिटवीन Ri एंड R0, मतलब आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइंग इन बिटवीन द शेल, ठीक है, इन बिटवीन द शेल। तो ये जो शेल है आपका वो कंडक्टिंग शेल है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? 0, ठीक है। तो इसके लिए फिर से मैं एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये आपका कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। इस बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द शेल निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पे जो चार्ज था सेंटर पे वो पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। तो अगर मुझे इनसाइड द कंडक्टर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मतलब मुझे यहाँ पे गॉसियन सरफेस, मतलब इस बार मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट P है वो यहाँ पे है, जो कि डिस्टेंस R पे है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने केस लिया है कि जो R है वो Ri और R0 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस Ri एंड दिस इज द डिस्टेंस R0, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट P है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें क्या होता है? 0 होता है, इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं E डॉट ds, ठीक है, तो ये चार्ज एनक्लोज के इक्वल होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है, इसका मतलब चार्ज एनक्लोज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, तो चार्ज एनक्लोज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो मैंने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया हुआ है, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया हुआ है, वो जो जितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है वो आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है? प्लस Q चार्ज दिख रहा है, ठीक है। ये जो सरफेस है इसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है, प्लस Q, तो चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे प्लस Q चार्ज है तो इसके अंदर एक माइनस Q चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका सेंटर पे पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, तो इस स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के इनर रेडियस पे, इनर शेल पे एक निगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो माइनस Q चार्ज है वो इसके इनर शेल में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तभी ये जो पॉइंट P पे मैंने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया है वो आपका टोटल चार्ज यहाँ पे माइनस Q हो गया और यहाँ पे प्लस Q हो गया, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया? माइनस Q प्लस Q, तो माइनस Q प्लस Q कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो गॉसियन सरफेस है ये भी कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? 0 चार्ज एनक्लोज कर रहा है, इसीलिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। इनसाइड द कंडक्टर अगर कंडक्टिंग इनसाइड द कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब चार्ज एनक्लोज भी 0 होना चाहिए। बट जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ एक प्लस Q चार्ज दिख रहा था, लेकिन ये जो प्लस Q चार्ज है वो इस कंडक्टर पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा इनसाइड द इनर रेडियस, ठीक है, इनर शेल पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है
कि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इसके आउटर शेल पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास केस बन जाएगा कि हमारे पास इनर शेल पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, इनर शेल पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये कंडक्टिंग शेल है ना, तो कंडक्टिंग शेल है तो इसीलिए इसमें से चार्ज जो है ट्रांसफर होंगे और एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो है, तो इसका मतलब है कि R जो है वो इस बीच में, मतलब R की वैल्यू जब Ri और R0 के इक्वल होगी या उसके बीच में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है मतलब माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V जीरो है, या आप बोल सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ V जीरो है। तो ग्रेडियंट ऑफ V जीरो है, इसका क्या मतलब है कि किसी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ग्रेडियंट हम लोग अगर पोटेंशियल का निकाल रहे हैं तो वो जीरो आ रहा है। तो जब हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आना चाहिए, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे इस रीजन पे जो आपका शेडेड रीजन है इस पे आपको पोटेंशियल कांस्टेंट दिख रहा है क्या, तो हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, यहाँ पे जो चार्ज है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या रहने वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहने वाला है। ये जो सारे पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा और इसके इनर शेल पे जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज ये जो कंडक्टिंग शेल है इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है। मतलब कि ये क्या हो गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, इक्विपोटेंशियल बॉडी बन गया। ये जो बॉडी है, ये जो कंडक्टिंग शेल है क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल बॉडी बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल बॉडी है। ठीक है, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली जब मैं आउटर शेल पे जाता हूं, तो जैसे ये हमारा जो फर्स्ट वाला केस था, ठीक है, इसमें पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया था। ठीक है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था, जहां पे ये जो R है वो आपके आउटर शेल के बाहर था। ठीक है, आउटर शेल के बाहर था। तो जब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट P था जो आउटर शेल के बाहर था वो एग्जैक्टली यहां पे आ जाए, मतलब ये पॉइंट P जो है वो एग्जैक्टली यहां कहीं पे आ जाए, इसके सरफेस पे, यहां पे सरफेस पे आ जाए, तो ये डिस्टेंस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R0 के इक्वल हो जाएगी। और उस केस में जो पोटेंशियल V1 था वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। ठीक है, और इसके अंदर ये कंडक्टिंग शेल है, तो कंडक्टिंग शेल है तो कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट होगा तभी उसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये जीरो आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसीलिए उस पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। डिफरेंशिएशन जीरो तभी होगा जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल बॉडी। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है इक्वल पोटेंशियल। तो इस कंडक्टिंग शेल के हर पोर्शन पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वो पोटेंशियल कितना होगा, V1 इक्वल टू जितना आपका सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इस कंडक्टिंग शेल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये पॉइंट P जो है वो इस आउटर कंडक्टर पे आएगा, जब एग्जैक्टली इस आउटर कंडक्टिंग शेल पे आएगा तो R की वैल्यू R0 के इक्वल होगी और पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, जब ये पॉइंट P मूव होके इस इनर शेल पे आएगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है अगर आपका इनर शेल में आ गया इस तरीके से, ये पॉइंट P यहां पे था। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों ने वोल्टेज इसको V1 बोला। अब ये जो पॉइंट P है मान लो यहां पे आ गया P डैश, तो यहां पे मान लो पोटेंशियल V2 है, तो ये जो पूरा रीजन है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल बॉडी है। तो इक्विपोटेंशियल बॉडी है तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो है। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल क्या है, सब में सेम है। तो यहां से जो पोटेंशियल आएगा V1 और यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो यहां पे V2 भी कितना होगा, तो V2 भी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 के इक्वल होगा। ठीक है,
इस पॉइंट P से P डैश पे आएंगे तो भी पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज दिस आर इक्विपोटेंशियल बॉडी। ठीक है, नाउ हमारे पास आ गया V1 एंड V2 दोनों, मतलब हमारे पास इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा और पोटेंशियल V2 जो है वो V1 के इक्वल होगा, बट एट R इक्वल टू R0। ठीक है, जो V1 है वो डिस्टेंस R पे है। ठीक है, तो ये आपका आउटर शेल के बाहर का पोटेंशियल है, लेकिन जो आपका पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल बॉडी में आएगा वो एग्जैक्टली उतना आएगा जब वो जितना आउटर सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, उस कंडक्टिंग शेल के आउटर सरफेस पे जितना पोटेंशियल आएगा वही पोटेंशियल आपका इनर शेल पे भी रहेगा। ठीक, नाउ केस 3, व्हेन R इज लेस देन Ri। ठीक है, तो इसके लिए फिर से एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं। ये आपका इनर शेल है Ri, ये आपका आउटर शेल है जिसका रेडियस है R0। Now we have to calculate electric field intensity inside this conducting shell यहाँ पे, which is at distance R, और यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है Q। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं गॉसियन सरफेस अप्लाई कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E इंटू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, तो कितना आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है, तो Q ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे इनर में माइनस है, ठीक है, और आउटर में प्लस है। इस तरीके से अगर आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट डायग्राम होगा। लेकिन ये जो गॉसियन सरफेस है ये तो सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ही एनक्लोज कर रहा है, तो ये Q आएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया व्हेन R इज लेस देन Ri। अब अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल मान लो V3 है। ठीक है, V1 सबसे आउटर मोस्ट पे था, V2 जो है वो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस पे था, और V3 जो है वो इनसाइड दिस इनर शेल है। ठीक है, तो V3 कितना हो गया, E डॉट dl से, तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम E डॉट dl, इंटीग्रेशन E डॉट dl करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज इस बार ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि हम लोग कहां से कहां आ रहे हैं, इस इनर शेल से इनसाइड आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे रेफरेंस जो है वो इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, जब मैं आउटर पे यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल निकाल रहा था तो उसके लिए मैं क्या एज्यूम कर रहा था कि मैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक आया हूं, तब मेरा इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या था, 0। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे हम लोग पोटेंशियल क्या एज्यूम करते हैं, 0, तो इसीलिए रेफरेंस क्या था, 0 वोल्ट था। लेकिन इस बार मैं क्या आ रहा हूं, इस इनर शेल से इनसाइड तक आ रहा हूं, इनर शेल से आ रहा हूं मतलब V2 से V3 तक आ रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन ये आ गया Q dr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट V3। ठीक है, तो ये V3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाय R प्लस C। सो V3 इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस C। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो एट R इक्वल टू R0, एट R इक्वल टू R0 दिस पोटेंशियल V3 विल बी इक्वल टू V2। ठीक है, R इक्वल टू R0 पे क्या होगा, जो ये R इक्वल टू R0 पे जाएगा तो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एट R इक्वल टू Ri। ठीक है, एट R इक्वल टू Ri मतलब इनर शेल पे, तो इनर शेल पे मतलब यहां पे आ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गए, तो भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना, V2 के इक्वल। ठीक है, और V2 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ri। ठीक है, एंड दिस इज प्लस C, तो C इक्वल टू कितना आ गया, और V2 की वैल्यू कितनी थी, तो V2 इक्वल टू कितना था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0,
और इस तरफ ये माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू. नाउ पुट दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द पोटेंशियल इनसाइड दिस शेल. सो V3 इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस c कितना आया था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r i. ठीक है, तो यहां से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r नॉट माइनस 1 अपॉन r i. सो दिस इज द पोटेंशियल V3. ठीक है, तो V3 कितना हो गया, अब इसको हमारे पास ये V3 की वैल्यू आ चुकी, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वर्सेस डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस r, एंड वी हैव पोटेंशियल V वर्सेस r. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इनसाइड कितना आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास देखो यहाँ पे जब r की वैल्यू लेस देन ri थी, ठीक है, r की वैल्यू लेस देन ri थी, मतलब इनसाइड दिस कंडक्टिंग शेल थे हम, ठीक है, तो उस समय कितना आएगा, तो जब ये r की वैल्यू 0 रहेगी, ऑलमोस्ट 0, मतलब एग्जैक्टली एट द पॉइंट चार्ज, ठीक है, मतलब कंडक्टिंग शेल के सेंटर पे जब हम रहेंगे तो ये जो रेडियल डिस्टेंस था वो 0 रहेगा, तो रेडियल डिस्टेंस जब 0 होगा तो 1/0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा हम इस पॉइंट चार्ज के क्लोज रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगी. ठीक है, फिर जैसे जैसे आप इस पॉइंट चार्ज से मूव करते जा रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जैसे जैसे आप r को इंक्रीज करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, और जैसे ही आप इसके कंडक्टिंग शेल पे आ जाओगे, मतलब यहां पे आ जाते हैं सेकेंड केस में जब r की वैल्यू ri और r नॉट के बीच में होगी, तो जैसे ही आप इस कंडक्टिंग शेल पे आ जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 है. ठीक है, और जैसे ही आप इसके आउटर कंडक्टर पे चले जाओगे, आउटर कंडक्टिंग शेल के आउटर साइड पे चले जाओगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब फिर से ये डिक्रीज होने लगेगा. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट r इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट इन्फिनिटी था. ठीक है, और जैसे जैसे आप r को इंक्रीज करते गए वो डिक्रीज होता गया. फिर जैसे ही आप इसके इनर शेल पे आए, मतलब ri के इक्वल आए, जैसे ही आप ri के इक्वल करोगे, r की वैल्यू जैसे ही ri के इक्वल होगा, मतलब आप कहां पे आ गए, कंडक्टिंग शेल पे आ गए. तो कंडक्टिंग शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है. तो कंडक्टिंग शेल कहां से कहां तक है, ri से r नॉट तक. ठीक है, ri से r नॉट तक. तो यहां पे आपका r की वैल्यू 0 थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इन्फिनिटी था. जैसे जैसे आप r को इंक्रीज करते गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होता गया. जैसे ही आप इनर शेल पे आ गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनर शेल पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट के इक्वल. ठीक है, फिर यहां पे ri के इक्वल. ठीक है, फिर यहां पे जैसे आप इंक्रीज करोगे ri से r नॉट तक, जब तक आप इनसाइड द कंडक्टिंग शेल हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी. जैसे ही आप r की वैल्यू को r नॉट के इक्वल करोगे तो r की वैल्यू r नॉट के इक्वल करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट स्क्वायर. ठीक है, देखो यहां पे इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था. जैसे जैसे r 0 हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट हुआ, जैसे r इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ. फिर जब तक आप इनसाइड ri और r नॉट हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गया. ठीक है, जैसे ही आप इस r की वैल्यू को इनर शेल के इक्वल कर रहे हो तो यहां पे r की वैल्यू ri के इक्वल हो गई, तो ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ri हुआ. ठीक है, फिर ये 0 हुआ, फिर 0 से इंक्रीज होके जैसे ही आप r की वैल्यू को r नॉट के इक्वल करोगे तो ये r की वैल्यू r नॉट के इक्वल हो जाएगी. और क्योंकि रेडियस जो है आउटर रेडियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कंपेयर टू ri क्या होगी, कम होगी. तो इसीलिए ये जो सेकेंड पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है वो इसको बिलो ड्रॉ किया है. ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, फिर ये इस पॉइंट तक आ गया. और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे
आर की वैल्यू को फिर से आर नॉट से इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू आर नॉट से इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, मतलब फिर से यहां पे वो डिक्रीज होगा और प्लॉट इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्लॉट होगा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप आया है, सबसे इनसाइड पे हमारे पास इस तरीके का रिलेशनशिप आया है। इनसाइड पे हमारे पास रिलेशनशिप, ये वाला रिलेशनशिप है, इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो ये भी आपका डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करोगे V3 जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, तो ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, जैसे ही आपका V जो है वो RI के, मतलब R की वैल्यू RI के इक्वल होगी, तो पोटेंशियल कितना है, इनर शेल पे पोटेंशियल कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट के इक्वल। ठीक है, इनर शेल पे पोटेंशियल V2 है। ठीक है, तो V2 और V1 दोनों सेम है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे जिस ड्यूरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रहा है, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस ड्यूरेशन पे ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है यहां पे, ये इक्विपोटेंशियल बॉडी है। ठीक है, इस रीजन पे इक्विपोटेंशियल बॉडी है। और इसके बाद आर नॉट के बाद आप फर्दर इंक्रीज करोगे, तो आर नॉट के बाद फर्दर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कौन सा केस था, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, तब पोटेंशियल की वैल्यू ये आई थी। तो अब यहाँ पे आर को आप फिर से इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल का प्लॉट आ जाएगा और ये फील्ड इंटेंसिटी का प्लॉट आ जाएगा।